गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था कि कौन कौन से सन में कौन कौन सी चीज़ें आई थी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि कौन कौन से प्लान आए थे, कौन कौन सी योजना आई थी। ठीक है, तो वो हमने क्या है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की जो हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मिडवाइफरी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो वो हमने पढ़ा था। ठीक है, मिडवाइफरी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे वो हेल्प करती है प्रेगनेंसी में और न्यूबॉर्न बेबी का, और नवजात जो शिशु होता है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में कैसे कैसे वो हेल्प करती है, कैसे कैसे उसको केयर प्रोवाइड करती है। तो वो सारा कुछ अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की शुरुआती अवस्था में ही क्या किया जाए, पता लगाया जाए, ताकि क्या हो सके कि जब अपने अर्ली स्टेज में ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकेगा तो अपने क्या है कि बिना किसी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुए अपने उस लेडीज को क्या कर सके, रेफर कर सके। ठीक है, या फिर ऑब्स्टेटिक के पास क्या करे, विशेषज्ञ होगा, जो भी उस रोग का विशेषज्ञ होगा उसके पास अपने क्या कर देंगे, उसको रेफर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि होता है ना गांव में जो डिलीवरियां होने वाली होती है, अपने जब उसको क्या है बाजार लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो जैसे मान लो कि आपका सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियाज की कंडीशन उसमें क्रिएट हो रही है, मतलब कि बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि पानी की कमी है मदर में। तो पानी की जब कमी है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो सकती है, ये हमें बता दिया है वहाँ की नर्स ने। तो वो क्या करेगी, उसको पता होगा कि जल्दी से जल्दी इनको क्या किया जाए कि जो हाई हॉस्पिटल्स हैं जो जहाँ पे क्या है इसके जो स्पेशलिटी बैठती है, जो रोग विशेषज्ञ बैठते हैं, वहाँ पे क्या किया जाए, उनको रेफर किया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी इनका क्या किया जाए, मैनेजमेंट कर दिया जाए, ताकि बच्चा भी स्वस्थ हो और मदर भी क्या हो, स्वस्थ हो। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जो भी लेडीज है उसको शारीरिक व मानसिक रूप से क्या किया जाए, तैयार किया जाए। मेंटली उसको ये बताया जाए कि कोई भी ये एक नॉर्मल कंडीशन है और सारी महिलाएं में होती है, और ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कि कैसे आपको एफर्ट्स लगाने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसको तैयार करना होता है। ठीक है, तो जो मिडवाइफरी होती है वो क्या करती है कि जो महिला होती है उसको शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करती है, तैयार करती है कि कैसे कैसे ये जो कंडीशन है आपकी बॉडी में क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी उसको। ठीक है, क्या करेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी कि घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ इसमें आपका सेट है, जो भी उसका अगर कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है तो उसके रिगार्डिंग भी वो क्या है सारा कुछ उसको बता देगी, ताकि क्या है जो महिला है वो क्या हो सके, संतुष्ट हो सके और उसको क्या है कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन या घबराहट ना हो। ठीक है, उसके बाद में है कि लेबर के दौरान महिला की लगातार मॉनिटरिंग करना। ठीक है, कि जब क्या है मदर का लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, जब क्या हो चुका है कि मदर का लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, तो जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो मदर की कंडीशन है वो और जो सॉरी जो बच्चे की कंडीशन है वो दोनों देखी जाती है। तो जो मदर की कंडीशन है उसमें वो देखा जाता है कि जब वो एफर्ट्स लगा रही है, मतलब जब उसके कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं बच्चे को बाहर निकालने के लिए, बाहर पुश आउट करने के लिए, तो बच्चा भी क्या है कि उस पर भी क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो बच्चे की जो कंडीशन है वो भी क्या हो सकती है, एबनॉर्मल हो सकती है। बच्चे में डिप्रेशन की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, मदर में हाइपरटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं कि जो मदर है उसका जो फेस होता है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, पसीना आ जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वाइटल साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि उसके एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो क्या करना है कि उस टाइम अपने क्या करना है कि मदर की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी है, ताकि क्या हो जाए, बिल्कुल माइनर भी अगर क्या हो एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती दिखे तो क्या कर दिया जाए, जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। ठीक है, उसको क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है किसकी, मदर की, और साथ में जितने भी उसमें कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, ठीक है, उसमें
कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ना होने, कॉम्प्लिकेशन मतलब कि मदर है, मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या है, जो भी उसको केयर होती है वो उसको प्रॉपर तरीके से क्या है उनको प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, तो ये एक मिडवाइफरी का काम होता है। उसके बाद में आता है क्या करना है कि जब भी क्या है डिलीवरी हो रही है, जब क्या हो रही है, मदर की डिलीवरी हो रही है, तो क्या करना है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन करना है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि मदर की क्या कंडीशन है, ठीक है, वो देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। अगर अपने ऑब्जर्व करेंगे तो वही बात आ रही है बार बार कि अब जब ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को क्या पता चलेगा कि मदर की जो कंडीशन है वो स्टेबल है, कि मदर है जो एफर्ट्स लगा रही है वो नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं या नहीं, कि मदर एफर्ट्स लगाने में अगर एबल है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो अपने उसको क्या करना है, जल्दी से जल्दी उसका पता लगाना है। तो मतलब क्या करना है, बहुत ज्यादा अपने को ऑब्जर्व करना है, मैक्सिमम ऑब्जर्व करना है, उस चीज का अधिकतम अवलोकन करना है, और सबसे क्या करना है, मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने की जो है सिद्धांत, उसका क्या करना है, पालन करना है। क्यों, क्योंकि अपने को क्या करनी है, स्पॉन्टेनियसली नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। ठीक है, किसके लिए इस सिद्धांत का काम करना है, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मीन क्या होता है, अपने आप, अपने आप। ठीक है, अपने आप क्या हो जाए, वेजाइनल डिलीवरी हो जाए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अपने उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, मदर पड़ी है तो पड़ी रहने देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि मदर अगर जब लेबर पेन में है मदर, जब उसको क्या है कि लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि मदर को लेबर पेन कंटिन्यूसली आ रहे हैं और अपने उसको क्या है हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि अपने सिर्फ देखे जा रहे हैं कि कौन सी कंडीशन इसमें क्रिएट हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि उसके जो वाइटल साइन है, उसकी जो कंडीशन है, ठीक है, जो उनका टीपीआर बीपी है, उसको क्या है कंटिन्यूली अपने को उसको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है, या फिर जो भी मूवमेंट उसमें हो रही है, ठीक है, वो अपने को क्या करना है, देखना है। तो कंटिन्यूली ऑब्जर्व करना है, किसके लिए, स्पॉन्टेनियसली वेजाइनल डिलीवरी के लिए। ठीक है, उसके बाद में प्रसव क्रिया के तुरंत बाद क्या करना है कि डिलीवरी के बाद क्या करना है, वार्निंग साइन, जो भी वार्निंग साइन आते हैं उनकी क्या करनी है, अपने को पहचान करनी है, और उनका जल्दी से जल्दी ही क्या करना है, डॉक्टर को सूचित करना है उसके बारे में। ठीक है, जितने भी वार्निंग साइन आएंगे उसका क्या करना है, पहचान करनी है, और डॉक्टर को क्या करना है, सूचित करना है कि ये जो वार्निंग साइन है वो क्रिएट उसमें हो रहा है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो रही है बच्चे में अगर क्या है, आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको मिल रहा है बच्चे में, ठीक है, कोई और कंडीशन उसमें क्रिएट हो रही है, तो उसका जल्दी से जल्दी किसको बताना है, डॉक्टर को उसका बताना है। उसके बाद में क्या करना है, नियोनेट की जो भी केयर होती है वो उसको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जब डिलीवरी हो गई है बच्चे की, डिलीवरी के बाद में नियोनेट की क्या है, प्रॉपर तरीके से उसको जो भी केयर होती है वो उसको देनी है। ठीक है, उसके बाद में अबॉर्शन, उसके बाद में क्या है कि अबॉर्शन, या फिर क्या है कि जो बच्चा है स्टिल बर्थ हो चुकी है जिसकी, या फिर नियोनेट की डेथ हो चुकी है, तो जब क्या है कि अबॉर्शन हो जाता है, और जब क्या होता है, नियोनेट जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है, स्टिल बर्थ मतलब कि जब क्या है डिलीवरी हो रही थी और डिलीवरी के दौरान क्या हो गई कि बच्चे की मौत हो गई, तो उस दौरान क्या होता है कि जो फैमिली होती है और जो मदर होती है वो उनकी कंडीशन किस प्रकार की होती है आप सभी को पता है। तो उसमें क्या करेंगे कि अपने उसको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उनको क्या करना है, अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है।
उनको क्या करना है, अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। साथ में क्या करना है, नियोनेट का जब क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो उसके बाद में जो मदर है, जैसे मान लो कि फर्स्ट बार जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की थी या फिर बच्चे को जन्म दिया है मदर ने, तो उसको नहीं पता होता कि कौन कौन सी केयर करनी होती है बच्चे की। तो जो मिडवाइफ होती है वो क्या है, उसको बताती है, उसको एडवाइस देती है, सलाह देती है कि कैसे कैसे आपको बच्चे की केयर करनी है और साथ में कैसे उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स और जो भी उसकी जो उचित देखभाल होती है वो कैसे करना है, उसको हाइपोथर्मिया से उसको कैसे बचाना है उसके बारे में बताती है। और उसके बाद बताती है कि जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपना चल रहा है उसका कैसे अपने को लाभ उठाना है, कैसे इम्यूनाइज करवाना है बच्चे को, ठीक है, कौन कौन से टाइम पे करवाना है, वो सारा कुछ कौन बताती है, एक मिडवाइफ बताती है। उसके बाद में क्या करती है, जो भी अपना डॉक्टर होता है वो जो भी ड्रग देता है ना, जो भी ड्रग देता है डॉक्टर, तो उस ड्रग का क्या है कि राइट के हिसाब से वो अपना क्या करेगी, प्रिस्क्रिप्शन करेगी। जैसे कि मान लो राइट पेशेंट का मीन क्या हुआ, तो राइट पेशेंट का मीन क्या हुआ कि वो ऐसे नहीं है कि किसी जो अपने एक कोई ड्रग है तो वो ड्रग जो दी है, जो गोली दी है, तो वो किसी भी पेशेंट पे जाके वो क्या कर देगी, उसको दे देगी। किसी भी पेशेंट को क्या कर देगी, मरीज को वो टेबलेट जाके दे देगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पेशेंट को, जिस मरीज को, जिस महिला को जो टेबलेट मिली है वो उसी को ही देगी। तो वो क्या करेगी, राइट पेशेंट मतलब कि उस महिला का सबसे पहले ही जाते उसका नाम, उसके हस्बैंड का नाम, ठीक है या उसका एड्रेस, मतलब कि जो उसकी हिस्ट्री होगी उसको वो क्या करेगी, चेक करेगी पहले कि जो पेशेंट है जिसको मैं ये प्रोवाइड करवा रही हूँ ड्रग, क्या वो सही है, क्या मैं किसी दूसरे पेशेंट पे तो ये ड्रग किसी दूसरे पेशेंट को तो नहीं दे रही हूँ। तो वो क्या करेगी, राइट पेशेंट की पहले जानकारी लेगी, ठीक है। उसके बाद में आता है कि राइट ड्रग, ठीक है। राइट ड्रग का मीन क्या हुआ कि मान लो कि कोई टेबलेट है जो उनको देना है, जैसे कोई एंटीबायोटिक है, टेबलेट क्या कोई एंटीबायोटिक है, तो जो एंटीबायोटिक उन्होंने दी है तो उस एंटीबायोटिक को अपने क्या करेंगे, देखेंगे कि ये राइट है। जो मान लो कि कोई भी एंटीबायोटिक है तो उसका जो नाम है वो क्या है कि ये नाम है या कोई और ड्रग जो मैं उठा लाया हूँ, ठीक है, या फिर जितनी भी डोज दी है, ठीक है। मान लो कि उसने बोला है कि 20 mg देनी है, ठीक है, तो देखना है कि ये जो टेबलेट मैं दे रही हूँ ये 20 mg की ही है या फिर ये 50 mg की है। अगर 50 mg की है तो कितनी टेबलेट अपने को देना है, तो उसकी जो डोज होगी वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो उस डोज को भी वो क्या कर लेगी, देख लेगी, प्लस नाम देख लेगी टेबलेट का कि कौन सा नाम है ड्रग का, और साथ में क्या देगी कि उसका जो डोज है वो कितनी है। तो प्रॉपर जो डोज होगी वो उतनी ही डोज उसको क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, राइट टाइम। राइट टाइम का मीन क्या होता है, तो राइट टाइम का मतलब होता है कि किस टाइम ये उसको देनी है, किस टाइम इसको ये देनी है, कि बीडी देनी है, टीडीएस देनी है, कौन से टाइम पे पहली टेबलेट इसको दी थी, ठीक है, कौन से टाइम पे अब ये टेबलेट देनी है। तो वो राइट टाइम देख लेगी। ऐसे नहीं है कि जो मॉर्निंग में टेबलेट देने वाले थे वो क्या दे दी, रात को दे रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो रात को टेबलेट देने वाली है वो रात को ही देगी, जो मॉर्निंग में देने वाली है, सुबह देने वाली है, वो सुबह देगी, जो दोपहर में देने वाली है वो दोपहर में ही देगी। राइट टाइम देख लेगी। उसके बाद में राइट रूट देखेगी। राइट रूट का मतलब क्या है कि टेबलेट को किस रूट से देना है, ठीक है। जैसे ओरल रूट हो गया, मतलब कि उसको खा के ऐसे लेनी है, या फिर जो क्या है आईएम इंजेक्शन के थ्रू देनी है, जो भी ड्रग है वो इंजेक्शन के थ्रू देनी है, तो इंजेक्शन के थ्रू आईएम देनी है, सबकुटेनियसली देनी है, इंट्राडर्मल देनी है, कौन सी देनी है, इन आईवी देनी है, ठीक है। तो वो राइट रूट चेक करेगी कि जो ये है तो कौन से रूट से इस जो ड्रग है उसको देनी है। तो कौन कौन सी चीज़ों का वो ध्यान रखेगी, तो सबसे पहले वो राइट पेशेंट का ध्यान रखेगी कि उसका जो हिस्ट्री लेगी कि जो मैं पेशेंट को दे रहा हूँ टेबलेट क्या वो सही है, ठीक है। तो राइट पेशेंट का पता लगाएगी कि उसका नाम वगैरह चेक करके पता लगाएगी कि ये इसी नाम का पेशेंट है और जो मैं ड्रग लेके आई हूँ वो क्या इसी पेशेंट के लिए है।
उसके बाद में वो क्या करेगी, राइट ड्रग, जो भी ड्रग वो देगी तो उस ड्रग का पता लगाएगी कि जो सही ड्रग जो प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने लिखी है, क्या मैं वो वही दे रही हूँ। उसके बाद में कितनी डोज लिखी है वो चेक करेगी, कितना टाइम किस टाइम देनी है वो देखेगी, और कौन से रूट से देनी है तो वो देखेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगी, वो फैमिली प्लानिंग से संबंधित क्या करेगी, उसको सलाह देगी। फैमिली प्लानिंग से संबंधित क्या देगी, वो सलाह देगी उसको। फैमिली प्लानिंग में जो भी क्या है, परमानेंट मेथड है, ठीक है, टेम्परेरी मेथड है, हार्मोनल है, जो भी टैबलेट फॉर्म में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जो भी कैसे कैसे उसको लेनी है, तो वो क्या है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड उसको क्या देगी, एडवाइस देगी, सलाह देगी। ठीक है, उसके बाद में एमसीएच सर्विस को अधिक उन्नत बनाने के लिए क्या किया था, विभिन्न संस्थाओं ने स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य व सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग भी प्राप्त करती है। ठीक है, मिडवाइफ को क्या करने के लिए, मिडवाइफ क्या करती है, एमसीएच मतलब कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करने के लिए कुछ एजेंसियों या अन्य स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग भी प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, वह जूनियर कॉलेजेस के प्रशिक्षण व मार्गदर्शन कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, जो भी मतलब कि मान लो कि कोई जैसे कोई एक ट्रेंड नर्स है, रजिस्टर्ड नर्स है, वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या कुछ कोई हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे जो उसके जूनियर जो मतलब कि स्टूडेंट जो कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए जाएंगे उस हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे क्या होगी, जो उनकी सीनियर नर्स होगी वो क्या करेगी, उनको मार्गदर्शन देगी, वो बताएगी कि कौन कौन सा मतलब पार्टिसिपेट करती है, उनको मार्गदर्शन देने में बताएगी कि कौन सी ड्रग कहाँ पे यूज होती है, या फिर कैसे अपने पेशेंट की केयर करनी होती है, कौन सी कितनी डोज होती है देनी होती है, जो डॉक्टर है उसके रूल्स कैसे फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से अपने काम होते हैं, वो सारा कुछ कौन बताती है, तो वो एक मिडवाइफ बताएगी। तो वो मार्गदर्शन कार्यक्रम में भी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी अपने जूनियर कॉलेजेस के। ठीक है, उसके बाद में सभी जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो क्या करेगी, उचित तरीके से मेंटेन करेगी। जितने भी रिकॉर्ड उसको बनाने होते हैं कि जो पेशेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, पेशेंट का क्या है जो रिकॉर्ड है वो क्या करेगी, वो सही ढंग से बनाएगी, मतलब कि जो उसका नाम एड्रेस है वो क्या है सही तरीके से होगी। ऐसे नहीं है कि कुछ ही लिखी जा रही है, अपनी मर्जी से कुछ लिख रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो रिकॉर्ड है वो क्या करेगी, सही तरीके से उसको मेंटेन करेगी। ठीक है, ये तो क्या थे, फंक्शन थे किसके, एक मिडवाइफरी के, कि कौन कौन से फंक्शन शो करती है एक मिडवाइफरी, कैसे कैसे अपने जो काम है, कैसे कैसे एडवाइस वो क्या करती है, देती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, कुछ कुछ क्या है, जो मदर है उसकी हेल्थ से रिलेटेड या जो बच्चा है उसकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स है। भारत सांख्यिकी क्या बोलते हैं उसको, जैव सांख्यिकी बोलते हैं। वाइटल स्टैटिक्स का मीन क्या है, जैव सांख्यिकी से संबंधित कुछ क्या है इंडिया में, ये मैटरनल हेल्थ इन इंडिया, वाइटल स्टैटिक्स है रिलेटेड टू द मैटरनल हेल्थ इन इंडिया में। तो सबसे पहले तो कि वाइटल स्टैटिक्स होते क्या हैं, तो वाइटल स्टैटिक्स में क्या होता है कि इसमें जो भी अपनी लाइफ में जीवन में जितनी भी जैसे मरना जीना, ठीक है, जैसे मृत्यु हो गई है, जन्म हो गया है, जन्म मृत्यु विवाह हुआ है, जो भी डिजीज कंडीशन है, तो उन सारी की क्या करनी, हिस्ट्री कलेक्ट करनी करके और उनका निष्कर्ष निकाल के उनको क्या करना, वाइटल स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या करना, उनका निचोड़ निकालना या फिर उनको क्या करना, कलेक्ट करना, उनकी हिस्ट्री को कलेक्ट करना कि कितनी उसमें मृत्यु दर हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने बच्चों ने जन्म लिया है, कितनों का क्या हुआ है, कि मैरिज हुई है, कपल है, और कौन क्या है, कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है वो फैल रही है, तो इन सभी का क्या करना, एक ब्यौरा बनाना। ठीक है, वाइटल स्टैटिक्स में आता है।
तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे वाइटल स्टैटिक्स में मातृत्व मृत्यु दर, मतलब कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। क्या पढ़ना है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पढ़ना है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होती है? तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है कि एक वर्ष में गर्भावस्था, प्रसव या सूतिकावस्था के दौरान गर्भावस्था या प्रसव संबंधित समस्याओं के कारण महिलाओं में होने वाली कुल मृत्यु दर की संख्या। समझ में आया? क्या मतलब हुआ कि जब मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, जब बच्चा क्या है मदर के पेट के अंदर है, तब उसके बाद में जब उसकी क्या हो गई है, डिलीवरी हो गई है, बच्चे ने जन्म ले लिया है, या फिर क्या जब क्या है बच्चे के जन्म के पश्चात, मतलब कि पीरियड टाइम क्या होता है, सूतिकावस्था कब तक होती है? 6 वीक तक। ठीक है, बच्चे की डिलीवरी के बाद में, बच्चे के जन्म लेने के बाद तक से लेके 6 सप्ताह तक के जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं सूतिकावस्था। तो उस टाइम क्या हुआ है कि जब कोई भी डिलीवरी से रिलेटेड जब भी क्या है समस्या हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा क्रिएट हुआ है इन तीनों चीज़ों में कि उससे क्या हो गई है, महिला है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, तो उनकी कुल संख्या कितनी है, मृत्यु की संख्या कितनी है, और साथ में क्या करना है, उसी वर्ष जीवित पैदा हुए कुल बच्चों की संख्या, मतलब कि उसी साल कितने बच्चे पैदा हुए हैं और कितनी, मतलब कि जो मदर है उनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ठीक है, उनको क्या करना है, बाय मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कैसे निकालनी है अपने को, मदर की मृत्यु दर कैसे निकालनी है, तो मतलब कि जो भी है प्रेगनेंसी में, लेबर में या फिर प्रीपेरियम पीरियड में, सूतिकावस्था में जो भी मदर है उन्होंने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई है उनमें, और उस कॉम्प्लिकेशन के प्रति मतलब जो भी समस्या हुई थी उस समस्या से क्या हो गई, उस मदर की क्या हो गई, डेथ हो गई बाय उसी साल में जितने भी क्या है जीवित बच्चे क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, उनकी कुल संख्या, और इनटू किससे करना है, अपने 1000 से करना है। तो ये क्या होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या पढ़ते हैं, शिशु मृत्यु दर, मतलब कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट अपने क्या पढ़ेंगे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट का मीन क्या बताया था, 1 साल तक के बच्चे। ठीक है, तो उसमें क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या बोलते हैं कि 1 वर्ष में होने वाली शिशुओं की मृत्यु की कुल संख्या, मतलब कि 1 साल में कितने बच्चे मर रहे हैं उनकी कुल संख्या, और साथ में क्या है कि उसी वर्ष कुल जीवित जन्मों की संख्या, मतलब कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है और जन्म लेने के पश्चात वो क्या है, जिंदा है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगी अपनी, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट निकलेगी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला क्या है निकालने का, तो उसका फॉर्मूला है कि जितने भी 1 साल में, 1 वर्ष में जितने भी बच्चे हैं जिनकी क्या हुई है, मौत हुई है, मृत्यु हुई है, वो उनकी कुल संख्या, और साथ में उसी वर्ष में जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लिया और वो जिंदा है उनकी संख्या को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपने 1000 से करेंगे, तो अपनी क्या निकलेगी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या आएगा आपका, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट में मैंने क्या बताया था, नियोनेट को क्या बताया था, 0 से 28 दिन का बच्चा। ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे, अपने जन्म के 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन के अंदर होने वाली नवजात की कुल मृत्यु की संख्या। ठीक है, नाम से पता चल रहा है नवजात बोल रहे हैं, नियोनेट बोल रहे हैं, तो नियोनेट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो क्या मतलब कि जन्म के से लेके और 28 दिन के अंदर होने वाली नवजातों की कुल मृत्यु की संख्या, और उसी वर्ष क्या है, उसी वर्ष कुल जीवित जन्मों की संख्या,
मतलब कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है उनकी संख्या को अपने मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, तो अपना क्या आएगा, नियोनेट मोर्टिलिटी रेट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नियोनेट मोर्टिलिटी रेट आएगा। उसके बाद में आता है आपका प्री नेटल मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि प्री प्रसव मृत्यु दर। उसके बाद क्या आएगा, प्री प्रसव मृत्यु दर। इसका मतलब क्या हुआ, प्री नेटल मोर्टिलिटी रेट मतलब कि जन्म से पहले ही। तो इसमें क्या है, 1 वर्ष में गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर, मतलब कि मैंने कल बताया था कि प्रेगनेंसी में जब वो गर्भवती महिला होती है तो उसमें कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, बताया था कल। और ट्राइमेस्टर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये 0 से 3 महीने का, ये 3 से 6 महीने का और ये 6 से 9 महीने का होता है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि तृतीय ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे ट्राइमेस्टर में, मतलब कि 6 से 9 मंथ में 28वें सप्ताह के बाद का समय बता दिया। 28वें सप्ताह के बाद का समय के दौरान होने वाली कुल भ्रूणों की मृत्यु, मतलब कि पेट के अंदर ही है। जो प्रीनेटल का मीन क्या हुआ है कि डिलीवरी से पहले ही, या फिर क्या बोल रहा है, प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद 1 सप्ताह के अंदर होने वाले नवजातों की कुल संख्या को क्या करेंगे, पहले तो जोड़ देंगे और उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे, उसी वर्ष कुल जीवित जन्मों की संख्या, जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उनकी संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। समझ में आया। क्या देखना है अपने को, प्रीनेटल। प्रीनेटल का मीन ही क्या है कि डिलीवरी से पहले। तो डिलीवरी से पहले 3rd ट्राइमेस्टर आता है। तो 3rd ट्राइमेस्टर में क्या है कि जितने भी जो बच्चे हैं, जो भ्रूण हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनकी कुल संख्या प्लस में किससे करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो भी नवजात शिशु है, उन जिनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है, उनकी कुल संख्या को जोड़ के और भाग करेंगे किससे, उसी वर्ष जो कुल जीवित जन्मे हैं बच्चे उनकी संख्या से, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो संख्या आएगी वो क्या निकलेगी, प्रीनेटल मोर्टिलिटी रेट निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है अपना यही नेक्स्ट आता है अपना पोस्ट नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, प्रसवोत्तर नवजात शिशु मृत्यु दर। इसमें क्या होगा, किसी वर्ष में 28 दिन से लेके 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु की कुल संख्या, मतलब क्या है, नियोनेट। ठीक है, बता रहा है पोस्ट नियोनेट। ठीक है, तो पोस्ट नियोनेट में क्या होगा कि 28 दिन से लेके 1 साल तक के बच्चे, 1 साल तक के बच्चे, 1 साल तक के बच्चों की जो मृत्यु हुई है उनकी कुल संख्या, उसी को क्या करेंगे, भाग करेंगे अपने किससे, उसी वर्ष हुए जीवित जन्मों की संख्या, मतलब कि जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उनकी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1000। नीचे वाला सेम ही आ रहा है लगातार, और ऊपर वाला क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू उसकी जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है मृत प्रसव दर, स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट क्या होती है, तो स्टिल बर्थ रेट होती है स्टिल बर्थ रेट। ठीक है, स्टिल बर्थ रेट क्या होती है, 1 वर्ष में गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर अर्थात 28वें सप्ताह के बाद की अवधि के दौरान होने वाली भ्रूणों की कुल संख्या कितनी होती है। जब क्या है, डिलीवरी हो रही है बच्चे की, तो उस दौरान क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी कुल संख्या किससे भाग करना है, उसी वर्ष कुल जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उनकी संख्या, और साथ में गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के बाद हुए मृत भ्रूणों के जन्म, कितने भ्रूणों के जन्म हुए हैं उनकी संख्या। ठीक है, उनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अपनी स्टिल बर्थ रेट आ जाएगी। उसके बाद में आएगा नेट
रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट में क्या होगा कि नेट रिप्रोडक्शन रेट में क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव एज है, जो मदर की रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज कितनी मानते हैं अपने, रिप्रोडक्टिव एज, तो रिप्रोडक्टिव एज कितनी मानते हैं अपने, तो रिप्रोडक्टिव एज मानते हैं 15 से 45, 15 से लेके 45 साल, ठीक है। 15 से लेके 45 साल की जो गर्ल्स होती है वो क्या कर सकती है, प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है, उसकी प्रजनन क्षमता होती है, तो क्या है रिप्रोडक्टिव एज क्या मानेंगे अपने 15 से 45 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनको, ठीक है। तो एक महिला के द्वारा पूरे प्रजनन काल मतलब पूरी रिप्रोडक्टिव एज में यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लड़कियों की संख्या है, कितनी लड़कियों के दौरान मतलब कितनी लड़कियों को उसने क्या किया है, पैदा किया है, तो वो क्या है नेट रिप्रोडक्टिव रेट है कि कितनी लड़कियां इस दौरान पूरी जो अपना रिप्रोडक्टिव एज है उस कंप्लीट रिप्रोडक्टिव एज में उसने कितनी लड़कियों को जन्म दिया है, तो वो क्या होगी आपकी नेट रिप्रोडक्टिव रेट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है सामान्य जनन क्षमता दर, जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, तो जनरल फर्टिलिटी रेट होती है किसी वर्ष किसी क्षेत्र में होने वाले कुल जीवित जन्मों की संख्या, मतलब कोई सा भी हो साल कोई फर्क नहीं है, और कोई सा भी एरिया हो, रूरल है हो चाहे अर्बन हो, किसी क्षेत्र में कुल कितने बच्चों ने जन्म लिया है उसको अपने डिवाइड करेंगे किससे, उसी वर्ष उसी क्षेत्र में प्रजनन आयु 15 से 45 की कुल महिलाओं की संख्या, मतलब कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है उसको किससे डिवाइड करेंगे, तो उसको डिवाइड करेंगे अपने जो उसका क्या है रिप्रोडक्टिव एज वाली महिलाएं हैं। मैंने बताया था अभी कि रिप्रोडक्टिव एज कितनी है 15 से 45 साल तक है, तो कुल महिलाओं की कितनी संख्या है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपका क्या आएगा सामान्य जनन क्षमता दर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, उसके बाद में आता है टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी होती है, कुल प्रजनन दर कितनी होती है, ठीक है। तो कुल प्रजनन दर में क्या आता है कि कुल प्रजनन दर किसी महिला द्वारा अपने जीवन काल के दौरान पैदा किए जाने वाले बच्चों की औसतन संख्या क्या है, वो यदि वह अपने प्रजनन काल के दौरान उसी दर से गुजरती जैसा कि अब प्रत्येक आयु वर्ग की महिलाएं कर रही है, मतलब कि कुल देखनी है टोटल फर्टिलिटी रेट देखनी है, तो मतलब कि जो भी रिप्रोडक्टिव एज में जो जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी औसतन आयु क्या होगी वो देखनी है। उसके बाद में है कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट में क्या आएगा कि इसमें आएगा कि जो रेट देखनी है तो उसमें अपने को देखना है कि जो भी परिवार नियोजन मतलब कि जो एलिजिबल कपल है, जो मैंने बताया है अभी 15 से 45 ईयर की जो एज में होंगे जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो वो क्या है एलिजिबल कपल है, तो उनकी क्या करनी है जो भी वो साधन यूज कर रहे हैं परिवार नियोजन के, जैसे कंडोम हो गया, ओरल पिल्स हो गई, मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, जैसे कॉपर्टी हो गया, नसबंदी करवाई है, तो उनके क्या है कैसे उसको बचाया जाए, इसमें क्या लिखा गया है प्रोटेक्शन रेट, ठीक है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है बचाव करना, तो कैसे बचाया जाए इनके थ्रू, तो वो दर निकालनी है अपने को, तो वो क्या है किसी क्षेत्र में परिवार नियोजन के किसी मान्यता प्राप्त साधनों द्वारा बच्चे पैदा करने से बचाए जाने वाले योग्य दंपतियों की संख्या को डिवाइड करना है किससे, उसी क्षेत्र में योग्य दंपतियों की कुल संख्या कि मतलब कि कुल कितने योग्य दंपतियां हैं वहां पे, कि इस एज में जो आने वाला है ग्रुप वो कितना है उसको किससे डिवाइड करना है, तो किसी क्षेत्र में मतलब किसी भी एरिया में जितने भी जो ये दंपति है ना जो कपल है
उनको क्या है कि परिवार नियोजन वाले कौन कौन से तरीके जो साधन हैं उनका यूज कर रहे हैं, तो उनकी संख्या को डिवाइड करना है कि उसमें कितने योग्य दंपतियां हैं, तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो क्या आ जाएगा आपका दंपति सुरक्षा दर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है गर्भपात दर, अबॉर्शन रेट। अबॉर्शन क्या होता है, सबसे पहले तो गर्भपात जिसको बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो बेबी है जो मदर के बोम के अंदर है, जब मदर क्या है प्रेग्नेंट हुई है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फिटस है जो मदर के बोम के अंदर है, पेट के अंदर है, उसका क्या है कि बाइबल प्रोडक्ट का बाहर निकल जाना। ठीक है। तो भ्रूण का क्या हो जाना, बाहर निकल जाना, तो वो क्या होता है, गर्भपात होता है, अबॉर्शन होता है। तो अबॉर्शन रेट कितनी है, तो इसका मतलब क्या है, अबॉर्शन रेट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, 1 वर्ष में होने वाले सभी प्रकार के गर्भपातों की कुल संख्या, क्योंकि जो क्या है अबॉर्शन है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हो गया, एक क्या होता है लीगली इंड्यूस करवाते हैं जो अपने। ठीक है। जो स्पॉन्टेनियसली होते हैं उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इनवाइटेबल अबॉर्शन हो गया, थ्रेटनेड अबॉर्शन हो गया, मिस्ड हो गया, और कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, और सेप्टिक अबॉर्शन हो गया। ठीक है। तो इसमें अपने क्या करते हैं, अलग अलग जो अबॉर्शन होते हैं, तो उसमें बोला गया है कि किसी भी प्रकार का हो अबॉर्शन, सभी प्रकार के अबॉर्शन इसमें आएंगे। ठीक है। किसी भी प्रकार का अबॉर्शन हो तो उनकी कुल संख्या और उसी वर्ष प्रजनन उम्र समूह वाली महिलाओं की कुल संख्या, और उसी साल में क्या है कि कितने रिप्रोडक्टिव एज वाली महिलाएं हैं, उसमें 15 से 45 ईयर की जो एज वाली महिलाएं हैं वो है, तो उनकी क्या है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा, अबॉर्शन रेट आ जाएगा। उसके बाद में आता है स्कल जन्म दर, मतलब कि क्रड बर्थ रेट। क्रड बर्थ रेट में क्या होता है कि किसी वर्ष में होने वाले कुल जीवित जन्मों की संख्या उसी वर्ष अनुमानित मध्य वर्ग की जनसंख्या कितनी है उसकी उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है। उसके बाद में आती है स्कल मृत्यु दर। स्कल मृत्यु दर में क्या होता है कि क्रड डेथ रेट होती है, तो उसमें क्या होता है कि किसी एक वर्ष में होने वाली कुल मृत्यु की संख्या, उसमें तो क्या थी जन्म की संख्या, और उसमें क्या होगी मृत्यु की संख्या, उसी वर्ष अनुमानित मध्य वर्ग जनसंख्या को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 1000 से करना है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है इसको। ठीक है। इसमें सिंपल से आपको बताया गया है जो भी इसमें जो दर आपको निकालनी है वो। उसके बाद में जीवन जीने की प्रत्याय, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। एक्सपेक्टेशन क्या है लाइफ की, तो जीवित जन्म लेने वाले मृत्यु के विभिन्न खतरों के अधीन रहते हुए एक व्यक्ति द्वारा जिए जाने वाले वर्षों की औसत संख्या जीवन जीने की प्रत्याय कहलाती है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जो क्या कर सकते हैं, एक पर्सन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है कि उसकी मृत्यु करवा सकती है, तो उनको छोड़ते हुए क्या हो रहा है कि वो जीवन जी रहा है, जितने वर्ष वो जीवन जी रहा है उसकी क्या है औसत संख्या क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में आती है क्रड मैरिज रेट। क्रड मैरिज रेट में क्या होगा, मृत्यु दर जैसे थी, जैसे जन्म दर थी वैसे ये होगा, किसी एक वर्ष में होने वाली शादियों की कुल संख्या। मृत्यु दर में तो क्या आ रही थी, मृत्यु होने की संख्या, जन्म दर में क्या आ रही थी, क्रड में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और इसमें क्या होगी, अगर मैरिज आ रहा है तो क्या होगा, होने वाली शादियों की कुल संख्या किससे करेंगे, डिवाइड उसी वर्ष की अनुमानित मध्य वर्षीय जनसंख्या को, और क्या होगा इसमें किससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वही किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है सामान्य विवाहित प्रजनन दर, मतलब कि जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी बच्चे एक साल में होने वाले जीवित जन्मों की संख्या, मतलब कि एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया है और वो बच्चे क्या है जिंदा है,
उसी वर्ष की प्रजनन योग्य उम्र समूह वाली विवाहित महिलाओं की संख्या, और उसी साल कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो क्या कर सकती है, प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है, उनकी संख्या को क्या करेंगे, अपने मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिक्स हैं जो कि क्या है अपनी कंट्री में रेट ऑफ द कंट्री, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्या है, सम इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिक्स रेट ऑफ द कंट्री, की कंट्री में कुछ ऐसे वाइटल स्टैटिक्स है जनगणनाएं हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या क्या बताया गया है कि कर्ड बर्थ रेट कितनी है, तो कर्ड बर्थ रेट 2019 के अकॉर्डिंग इतनी है 17.8, कर्ड डेथ रेट कितनी है तो 7.2 है, किसके अकॉर्डिंग 2019 के अकॉर्डिंग। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है जो 30 है, किसके अकॉर्डिंग 2019 के अकॉर्डिंग। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितनी है 113 है, किसके अकॉर्डिंग 2018 के अकॉर्डिंग। टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है 2.44 है, यानी कि 244 है चिल्ड्रन पर वुमेन में 2016 के हिसाब से। उसके बाद में एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ की, तो मेल में कितनी है और फीमेल में कितनी है, तो मेल में तो कितनी है 67.3 ईयर्स की है 2016 के अकॉर्डिंग, और फीमेल में कितनी है 69.8 ईयर है 2016 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जनरल फर्टिलिटी रेट, जो सारा कुछ मैंने वाइटल स्टैटिक्स में आपको बता दिया है, तो GFR कितनी है तो 80.3 है, किसमें 2012 के अकॉर्डिंग। नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट है तो वो कितनी है 23.5 है 2017 के अकॉर्डिंग। पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट कितनी है तो वो 32 है 2010 के अकॉर्डिंग, और अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट कितनी है तो 43 है 2017 के अकॉर्डिंग। कपल प्रोटेक्शन रेट कितनी है तो 40% है 2011 के अकॉर्डिंग, और जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट कितनी है तो 117 है 0.3 2010 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है कि आपका वाइटल स्टैटिक्स है। उसके बाद में कुछ ये क्वेश्चन है, अभी मैंने करवाया था आपको कि निम्न में से एंटीनेटल केयर का कंपोनेंट है, एंटीनेटल केयर का कंपोनेंट कौन है, तो उसमें देखो आहार संबंधित सलाह दी थी, है ना, दी थी। एंटीनेटल केयर में क्या बोला था उसने कि डाइट कैसे लेनी है वो भी बताया था उसने। उसके बाद में क्या बताया था कि जो भी टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, प्रेग्नेंट लेडी को कैसे करवाना है, टीटी का इंजेक्शन कब लगवाना है वो भी बताया था। और साथ में क्या बताया था कि ANC बताया था ना, एंटीनेटल चेकअप, है ना, तो नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं जो भी है वो भी बताया था। तो उन इसमें से एंटीनेटल कौन है तो ऑप्शन डी, सभी सारे ही हैं इसमें। उसके बाद में क्या था, देश में BSc नर्सिंग कोर्स की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी BSc नर्सिंग की 1943 में बोरे कमेटी, फिर 1946 में प्रस्तुत की थी उसने अपनी रिपोर्ट, फिर उन्होंने देखा था, फिर 1946 में और क्या आया था, BSc नर्सिंग आया था, ठीक है, 1946 में, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रदान की जाने वाली देखभाल क्या कहलाती है, प्रेगनेंसी के दौरान मतलब कि मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो क्या बोला था एंटीनेटल केयर, जब क्या है मदर की डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम जो हो रहा था वो क्या था इंट्रानेटल केयर, और बच्चे की डिलीवरी के बाद में, बच्चे के जन्म के बाद में जो हो रही थी केयर उसको क्या बोल रहे थे पोस्टनेटल केयर। तो उसमें क्या है प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है, जब मदर प्रेग्नेंट है तो क्या होगी इंट्रानेटल केयर, ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल। अब आता है CCM प्रोग्राम, जो कार्यक्रम था उसका शुरुआत कब हुई थी, तो उसकी हुई थी 1992 में, उसकी क्या हुई थी
शुरुआत हुई थी। उन्नीस में क्या हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में बोला गया है कि निम्न कथन में से सही है या गलत। मिडवाइफरी का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, क्या ये बात सही है या गलत है, बताओ कि मिडवाइफरी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है या नहीं है। तो मिडवाइफरी एक क्या होती है, रजिस्टर्ड नर्स होती है, इसका मतलब ये तो बात सही है, तो क्या होगा, ये सही कथन है। दूसरा क्या बोल रहा है कि मातृ मृत्यु दर का अर्थ एक वर्ष में 100 महिलाओं पर मरने वाली महिलाओं की संख्या में से है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मातृ मृत्यु दर क्या थी, किसी वर्ष में जो हो रहा था कॉम्प्लिकेशन के कारण जो मृत्यु हो रही थी उसमें आ रहा था, तो क्या है, मरने वाली महिलाओं की संख्या, ये तो गलत है, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है आपका कि निम्न में से इनका मिलान करना है, कौन से ईयर में कौन सा आ रहा था। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था, 1985 में आया था, ठीक है। प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था, तो पल्स पोलियो आया था 1995 में आया था। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कब आई थी, तो ये आई थी 1977 में आई थी। और आरसीएच प्रोग्राम कब आया था, तो आरसीएच प्रोग्राम आया था 1997 में। इसने नहीं पूछ रखा है कि आरसीएच प्रोग्राम फर्स्ट लिखना है या सेकंड लिखना है, फेज फर्स्ट है या सेकंड है, कुछ पूछ नहीं रखा है, तो अपने क्या करेंगे, 1997 में करेंगे। तो देखो मिलान कहाँ होता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये होगा कहाँ, 1985, यानी कि ये वाला डी, ठीक है। उसके बाद में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ये आया था 1995 में, 1995 में, तो ये होगा ए, ठीक है। उसके बाद में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर स्कीम, तो इसका कब हुआ था, ये कब आया था, तो 1970 में आया था, तो बी। और आरसीएच प्रोग्राम कब आया था, तो ये आया था 1997 में, ठीक है, हो गया। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट हम करेंगे कल।